चलो, लास्ट क्लास में अपन कुछ बातें पढ़ना स्टार्ट किए थे और सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन पढ़े थे इनकम टैक्स का, याद है? सेक्शन क्या था? सेक्शन 4 था सर। सेक्शन 4 कुछ बातें बोलता था और कुछ बातें अगर सैटिस्फाई होती है तब आप उसको इनकम टैक्स में कवर करते हो, अदरवाइज छोड़ देते हो। याद है? फिर हमने बोलना स्टार्ट किया था सर, कुछ चीजें, कुछ वर्ड समझा था। पर्सन की डेफिनेशन किसमें दी थी? 231। इसके बाद हम और आगे बढ़े थे, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर पढ़े थे। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3। प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है? जिस साल हम पैसे कमा रहे। असेसमेंट ईयर, इस साल हम टैक्स पे करेंगे, बाद वाला साल टैक्स पे करते हैं। सेक्शन हाँ, असेसमेंट ईयर का 29। फिर हमने पढ़ा था एसएससी। सर पर्सन तो हर कोई हो सकता है बट एसएससी हर कोई नहीं होता, और हम टैक्स की बातें एसएससी से करते हैं सर। एसएससी वो पर्सन होता है सर जिसका कोई टैक्स पे करने का बनता है, अगर नहीं बनता तो वो एसएससी नहीं है, फिर आप छोड़ दो सर उसको। इसमें हमने बहुत सारी बात पढ़ी थी। जाते जाते ये पॉइंट पढ़ाया था, एसएससी इन डिफॉल्ट, याद है? एक बार आप एसएससी इन डिफॉल्ट घोषित हो गए, फिर तो सरकार आपको कोने में ले जाके दे देगी खाने भर का, फिर आप बुला लो जिसको बुलाना है, नहीं बच सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन था देखो, पर्सन व्हेन रिगार्डेड एज एन एसएससी, कब कोई पर्सन को हम एसएससी मानते हैं? देखो, a single letter of inquiry was issued by the income tax department to Mr. Shomik of Pune. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लेटर इशू किया मिस्टर शॉमिक को, इंक्वायरी का लेटर। इंक्वायरी मतलब पूछताछ। ये नहीं बोल रहे आप चोर हो, किसी को चोर बोलना और किसी से पूछताछ करने में बहुत अंतर है। इन दिस लेटर देयर वाज नो मेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि आप इस सेक्शन के अंदर चोर हो, या आपने इस सेक्शन के अंदर टैक्स नहीं दिया है, या आपकी इस सेक्शन के अंदर इतनी इनकम है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था उसमें। क्या हम मिस्टर शॉमिक को एसएससी बोल सकते हैं? नो। आपको किसी को एसएससी घोषित करना है तो आपको बताना पड़ेगा उस आदमी के ऊपर इनकम टैक्स देने का बनता है, या तो आप बता दो, या तो वो आदमी खुद से बोल दे कि नहीं मेरा टैक्स देने का बनता है। शौमिक ने खुद से बोला नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये प्रूव किया नहीं कि इसका इस सेक्शन में इतना टैक्स देने का बनता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ उसकी दुकान जाके उससे पूछ रहा है, क्या आपका कोई टैक्स देने का है? वो बोल दिया नहीं, तो बात खत्म। आ रहा है समझ? इसीलिए अगर आप किसी को लेटर दो इंक्वायरी का, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एसएससी हो गया। एसएससी के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि भैया वो किस सेक्शन के अंदर टैक्स देने से चोरी कर रहा है, या किस सेक्शन में उसका टैक्स बनता है। अगर आप ये नहीं बता पाओगे तो वो किस बात का टैक्स दे, क्या क्यों जबरदस्ती? इंक्वायरी तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। पुलिस वाला मेरे घर आके भी पूछ सकता है कि आपके घर के सामने ही रहता है क्या ये? हाँ रहता है, तो वो मुझसे इंक्वायरी किया, तो क्या मैं चोर? पागल हूँ क्या बे? मैं क्यों चोर? वो चोर जिसको तू ढूंढने आया है। समझ आ रहा है? बेटा दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, आज मस्त कुछ नई अच्छी चीजें पढ़ते हैं। सर प्रीवियस ईयर न्यू बिजनेस या प्रोफेशन के केस में कब होगा? जब से नया बिजनेस स्टार्ट किया। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने 31 मार्च को बिजनेस स्टार्ट किया, तो 31 मार्च को, चलो डेट से खेलते हैं। 31 मार्च 2025 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा प्रीवियस ईयर कब से चालू होगा? चल, मेरा प्रीवियस ईयर चालू होगा 31 मार्च 2025 से, एंड कब होगा? ना, 31 मार्च 2025। यस सर, आपका प्रीवियस ईयर एक दिन का होगा। तो भाई एक दिन में मैं करोड़पति नहीं बन सकता? लॉटरी नहीं लग सकती? छोटा मोटा समझ के रखा है। ये लॉ अलग है भाई, लॉ अकाउंट सब साइड है सर।
टैक्स बोलता है सब निहायती बकवास, जो मैं बोलूंगा वो पत्थर की लकीर है। ये आज समझ लो सर। आपका लॉ क्या बोलता है, ऐसी तैसी कराए। अकाउंट्स क्या बोलता है, सब भाड़ में जाए। टैक्स बोलता है जो मैं बोला वो पत्थर की लकीर, वही माना जाएगा। एक दिन का प्रीवियस ईयर होगा मेरा। आप बोलोगे सर एक दिन की बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ। सर एक दिन का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, हाँ। एक दिन का टैक्स पे करना पड़ेगा, हाँ। सब करना पड़ेगा। इससे अच्छा 1 अप्रैल को चालू कर लेते, एक दिन में क्या ही बिगड़ जाता। बट अगर आप 31 मार्च को किए तो आपका एक दिन का प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा 24-25, आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा 25-26। क्रिस्टल क्लियर, पक्का समझ आया। अगला, what will be the previous year in case where a new source of income come into existence? बोला ये नहीं समझ आया। बोले सुनो, मान लो, एक मिनट के लिए मान लो, वर्धमान सर 1/4/2024 से कोचिंग पढ़ा रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक वर्धमान सर कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वर्धमान सर का टीचिंग प्रोफेशन, तो मेरा प्रीवियस ईयर ये हो गया। अब इसके बीच में आज की तारीख 15 फरवरी को वर्धमान सर ज्वेलरी का काम चालू पढ़ाने के साथ साथ। अब बोलो ज्वेलरी का मेरा प्रीवियस ईयर कब से चालू होगा सर? 15 फेब से चालू होगा सर, 1 अप्रैल से ही गिना जाएगा। अच्छा कितने लोग 1 अप्रैल वाले हैं? हाथ तो उठा सकते हो, जिसको जो सही गलत लगे। अरे जो होगा देखा जाएगा, गलत तो होगा तो क्या हुआ, फांसी में थोड़ी टांग देंगे। कितने लोगों को लग रहा है 15 फेब? चलो मैं चाहता हूँ एक बार इसको पढ़िए ना प्लीज, पढ़िए ना इसको। पढ़ लो पहले सब पढ़ लो, 3 लाइन पढ़ लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, कहीं भागना नहीं है। पढ़े तो मेरा क्वेश्चन, वो ज्वेलरी का काम चालू किया तो उसका प्रीवियस ईयर कब से चालू होगा? 15 फेब। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ इस क्वेश्चन का आंसर दो सर। इससे नीचे नहीं कर सकता क्योंकि आंसर है। Certain the previous year in the following situation. Mr. X set up his new business on previous year, बताओ इसका। सॉरी नहीं, ये वाले का अलग बताना है, ये वाले का अलग बताना है। इसका 22-23 प्रीवियस ईयर, इसका मुझे नहीं पता। पच्चीस फरवरी से 31 मार्च, और ये वाले केस में समझ आ रहा है, 27 अगस्त से लेके 31 मार्च। क्लियर हुआ ये सबको? आओ अब कुछ सीखते हैं मस्त वाली चीजें, एक नंबर चीजें। क्या लगता है पूरे इंडिया में हर इंसान ईमानदारी से अपनी इनकम डिस्क्लोज करता है? नहीं। क्या इंडिया में लोग चोर हैं? हाँ चोर है, बहुत चोर है। मान लो आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो, ठीक है, और मैं इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर को इनकम टैक्स में असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर को इनकम टैक्स में असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। तो मैं रहा असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर, जो आपको बोलना हो। तो मैं हूं असेसिंग ऑफिसर। मैं आया आपके पास, आपकी बुक्स चेक किया, आपकी बुक्स में क्रेडिट साइड में एक इनकम दिख रही थी, ठीक है, क्रेडिट साइड में एक इनकम दिख रही थी।
तो मैंने पूछा ये इनकम कहाँ से आई? आपने इनकम ज़्यादा क्यों दिखाई होगी? प्रॉफिट दिखाने के लिए। प्रॉफिट दिखाओगे तो लोन मिलेगा, क्योंकि बैंक लॉस वाले को लोन नहीं देता। प्रॉफिट दिखेगा तब तो लोन मिलेगा ना। तो आप लोगों ने जानबूझ के इनकम दिखाई थी। मैंने पूछा ये इनकम कहाँ से आई? तो आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे हो। आप आंसर ही नहीं कर रहे हो। मैं बोला मुस्कुराओ मत, बताओ ये इनकम कहाँ से आई? और आप बोल रहे हो अंडसंड आंसर। आप बोल रहे हो रात को लक्ष्मी माता आई थी, उन्होंने क्रेडिट साइड में एंट्री मारी और चले गए माता। तो आप कुछ अंडसंड मेरे को एक्सप्लेनेशन दिए, या तो आप एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहे हो। इन दोनों केस में आप चोर हो। इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। मैं आया था ना, पूछा ना आप मुझे ये इनकम कहाँ से आई, ये आपके बुक्स में कहाँ से दिख रही है? आप अगर एक्सप्लेन कर देते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। हर आदमी चोर थोड़ी होता है सर। अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो चोर नहीं हो, पर अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आपकी नियत पे खोट है, आप चोर हो। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, क्योंकि आपने एक्सप्लेन नहीं किया। आपकी बुक्स में क्रेडिट में एंट्री दिख रही है, आप बता नहीं रहे हो। सरकार बोलती है आप चोर हो। तो मैं बोला अब? सरकार बोली कितना रुपए था क्रेडिट में एंट्री? मैं बोला 1 लाख रुपए। सरकार बोली इसका 78% टैक्स, 100% पेनल्टी, 18% इंटरेस्ट, 7 साल की जेल। बस, बस इतना ही होगा। समझ आया? बैठा दिमाग में? ये तब होगा जब आप बुक्स में कोई एंट्री की हो, उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो। आप एक्सप्लेन कर दो, सरकार आपको चोर नहीं बोलेगी। आप बता दो ना कि कहाँ से आई एंट्री, कैसे आई है। अरे समझ में बात। ये हम कब करते हैं? ये जनरली बुक्स में एंट्री कब कराते हैं पता है? जब हम अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमें लोन चाहिए। लोन के लिए ना बैंक्स प्रॉफिट देखते हैं। बिना प्रॉफिट के बैंक्स लोन नहीं देगा आपको। तो अगर प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा तो कैसे करोगे? तो कई लोग ना एंट्री घुमाने के नाम पे ऐसे प्रॉफिट दिखाते हैं। तो देखो, जब तक नहीं पकड़ा रहे हो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर जिस दिन पकड़ा जाओगे वो पूछेंगे बताओ ये। अगर आपने बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है। नहीं बताए तो आप चोर हो। समझ आया? बैठा दिमाग में? अगला है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। ये तो और खतरनाक है। अब जैसे एक आध किसी का एग्जांपल लेते, रुको। सौरभ, तेरे पापा का क्या काम है? तो और कोई भी किसी के फैमिली में पापा लोग कोई बिजनेस? वैभव? अच्छा, काय का जॉब करते हैं? कौन? हाँ, बताओ। बुलाओ सीजी वाले स्टूडेंट को। अरे अंकल पेपर दे देंगे, पेपर मिल रहा है यहाँ पर सीजी का, और कहाँ बच्चे पढ़ रहे, बुलाओ उनको। क्या पढ़ वढ़ के करेंगे? ठीक है। जैसे अंकल जॉब करते हैं तो अंकल अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अंकल अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तो अब समझो, अंकल अर्न किए, पैसे जमा किए, पैसे जमा करके मान लो कोई प्रॉपर्टी वगैरह लिया। अब अंकल पेपर भी दिलवा देते होंगे। सीजी में सब चलता है, सब होता है सीजी में। मेरे को सब पता है, मैं भी अपने जमाने में किया हूँ ये सब। जो पता है सीजी का पेपर सब मिलता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अंकल पेपर पेपर, उससे पैसा आया अंकल के पास, ब्लैक में पैसा आया। अब अंकल क्या किए, उठा के सोना चांदी खरीद दिए। अब सोना चांदी खरीदे, वैभव धोखे से मेरे को बताया, मैं जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दिया। मैं बोला मेरा तो 10% बने। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया इनके घर में, घर गया, अंकल को बोला कि ये कहाँ से आया सोना? तो अंकल उनको देख के मुस्कुराए, बोले मुस्कुराना नहीं है, आपको ये बताना है ये कहाँ से आया। बोले हुआ ये था, इस बार दिवाली की पूजा किया था ना, तो ऐसे मूर्ति से मेरे पास सोना गिर के आया था। बोले ओहो वाह, कहाँ है ऐसी मूर्ति, बताइए हमें भी, हम भी ले आते। और कहाँ से लाए थे, बिल्कुल बताइए। तो अगर आपने कोई भी बकवास टाइप का एक्सप्लेनेशन दिया, या तो आप कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहे हो, तो सरकार बोलती है आप चोर हो। आप चोर हो। उस केस में सर फिर वही बात है, 78% टैक्स, 100% पेनल्टी, और वही कहानियां। समझ आया?
बहुत देता है, ये तो बहुत है। अरे भाई, ये तू वो बोल रहा है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तो किसी भी मारवाड़ी के यहाँ घुस जाओ, किलो में सोना मिलता है। क्योंकि मारवाड़ी लोग जन्मों से, जैसे मेरे दादा दादी, उनके टाइम में ना दो ही काम होता था जीवन में, या तो प्रॉपर्टी खरीद ले या तो सोना खरीद ले। उन लोग को शेयर वेयर बोलोगे नहीं समझता था, प्रॉपर्टी सोना। ये तो शेयर्स वगैरह के चकल्लस अपन के जनरेशन पाल रहे हैं, प्रॉपर्टी सोना, वही दो होता था। अब उनके जमाने में बिलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था सर, ये बिल विल का चकल्लस आज हमें समझाया जा रहा है। उस टाइम कोई सोने में बिल विल नहीं लेता था, तो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट ही तो है, अनएक्सप्लेन्ड ही है ये। कहाँ से लाओगे बिल, मेरे को बताओ, ला के दिखा दो, चलो। ला ही नहीं पाओगे। अरे दादाजी दादी जी कब खरीदे होंगे आपको क्या पता। आप लोग आज के टाइम पे बिल ले सकते हो, लेते नहीं हो, आज भी कोई नहीं लेते हो, नहीं लेते हो। पुराने लोगों से क्या उम्मीद करते हो आप, आज से 60 साल पहले कहाँ बिल की बात थी, भरोसे पे चलता था उस टाइम, तो और भरोसे पे चलता था धंधा। आजकल लोगों को थोड़ा कम भरोसा है तो लोग बिल के लिए जाते भी है, उस टाइम तो और कोई नहीं जाता था बिल के लिए। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट बहुत मिलता है भाई। लोगों के यहाँ प्रॉपर्टी के पेपर पड़े हुए हैं, कहाँ से आए, सामने वाला बोल रहा मेरे को क्या पता। अबे तेरे को नहीं पता, तेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, तो किसको पता। बहुत पकड़ाते हैं। अगला है अनएक्सप्लेन्ड मनी, ये तो भर भर के पकड़ाते हैं लोग, ये तो भर भर के पकड़ा रहे हैं लोग, इनका तो कोई माई बाप नहीं है। किसी के बेड के नीचे से सोना निकल रहा है, किसी के तो एक कमरा ही पड़ा हुआ है साला पैसे से। बहुत है अनएक्सप्लेन्ड मनी वाले लोग। और जितने सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं, बाप रे बाप, बाप रे बाप, इन लोगों के घर में बेहिसाब पैसा पड़ा है, दिखा नहीं सकते। दिखाएंगे तो मर जाएंगे ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मार देगा। आप एक बात समझो ना, एक आदमी 15,000 रुपए कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, चलो सैलरी 20-25,000 है और मर्सिडीज में घूम रहा है। कौन 25,000 सैलरी वाला मर्सिडीज मेंटेन कर लेगा भाई। आ रहा है समझ, वो शो ऑफ नहीं कर सकते, बट पैसे उनके पास बहुत है, बहुत पैसे हैं। अभी एक जीएसटी ऑफिसर क्या रेड मारे ना, जो जीएसटी डिपार्टमेंट में बैठता था, 700 करोड़ मिला उसका। जीएसटी ऑफिसर क्या 700 करोड़ कैश। मैं बोला 700 करोड़ देखना लोगों के लिए नसीब नहीं होता है एक साथ, ये आदमी कैश में रखा है 700 करोड़ घर में। मतलब एक डेडिकेटेड रूम होगा भाई के पास, जो सिर्फ पैसे के लिए होगा, और जिसमें एक आम आदमी ये सोचता है कि अगर गेस्ट आ जाए तो एक डेडिकेटेड रूम बना देता हूं उनके लिए, वो भाई रुपयों के लिए एक डेडिकेटेड रूम रखा है, बताओ। अनएक्सप्लेन्ड मनी बहुत मिलेंगे सर, बहुत मिलेंगे। अगला इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, ये वाले तो और भर भर के मिलेंगे। ये आधे चोर है, ये पूरे चोर नहीं, ये आधे चोर है। इनके पास प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है, बताएंगे 1 करोड़। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। प्रॉपर्टी है इनके पास 100 करोड़ की, बस दिखाते 1 करोड़ की है। देखो नहीं पकड़ा रहे हो तब तक तो आप चोर हो ही नहीं, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, नहीं पकड़ा रहे हो तो ये सब में चोर हो ही नहीं। जिस दिन पकड़ा गए ना फिर वो रेड मूवी देखे हो क्या, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, कहां कहां से पैसा सोना चांदी निकला था भाई। ऊपर गोली चला रहे तो बिस्किट गिर रहा है सोने का, सामने ठोक रहा है तो वो डॉलर वगैरह निकल रहे हैं, कहां से पैसा नहीं निकल रहा है। इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, समझ आ रहा है, बैठा दिमाग। देखो आप अगर एक्सप्लेन कर पाओ तो आप चोर नहीं हो, आप अगर एक्सप्लेन कर पाओ तो आप चोर नहीं हो, आप नहीं बोल पाते हो तब आप फंसते हो, समझ आ रहा है। इसीलिए हम लगते नहीं है डिपार्टमेंट से, लगोगे तो मर जाओगे, फंस जाओगे। क्योंकि सबको पता है, अपन सबके घर में ऐसा सोना पड़ा है जो हमारे दादा दादी लोग का लिया हुआ है या पापा मम्मी लोग का बहुत पहले का लिया हुआ है, जिसका बिल नहीं होगा। अरे नहीं लेते थे पहले के लोग बिल यार, पूछ लेना अपने मम्मी पापा लोग से। आपको लगता है आज से 60 साल पहले, 60 साल पहले दादा दादी लोग बिल का जमाना था। हम आज कुरकुरे खाते तो बिल नहीं लेते, आप उनसे उम्मीद कर रहे हो 60 साल पहले लेंगे। और 60 साल पहले सोना सिर्फ 3,000 रुपए का था। आप, मैं बता रहा हूँ, हम 3,000 4,000 का दोस्ती यारी है फैमिली में जाके खाना खा लेते ना ढाबा में,
ढाबा वाला बिल देता है ना, वो 2 मिनट देखता है, हाँ टैली किए, वही डस्टबिन डाल। हम बिल नहीं रखते हैं, आप क्या उम्मीद करते हो कि वो बिल रखेंगे? उस टाइम तो वैसे ही भरोसे में ज्यादा काम होता था। आ रहा है समझ? बैठा दिमाग में? ये अलग लेवल के चोर हैं। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आप अंडरसट नहीं, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, जो लोग क्या करते हैं पता है, पीएल अकाउंट में कोई भी खर्चा डाल देते हैं। अब जैसे मैं आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी के भी पापा यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, आएगा इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। तो जैसे मान लो अंकल का इलेक्ट्रिकल्स का बिजनेस है, ठीक। कहाँ पर है शॉप? आजाद चौक। आप रहते कहाँ? पुरानी बस्ती। तो पास में ही आजाद चौक, ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर में आप आराम से पहुंच जाओगे। अंकल दुकान से घर, घर से दुकान 2-3 किलोमीटर है, और अंकल महीने भर का पेट्रोल का खर्चा 50,000 रुपए दिखा रहे हैं। सरकार बोली कौन सी गाड़ी चलाता है? तू पहले ये बता दे भाई कौन सी गाड़ी है, फिर आगे बात करते हैं। क्योंकि 2-3 किलोमीटर जाना आना, अरे भाई तू कौन सी गाड़ी चला रहा है, तो तेरा 50,000 खर्चा पहुंच गया। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आप खर्चे कहां से डाल रहे हो भाई, कहां से आए ये खर्चे? अच्छा, अंकल की शॉप होगी तो कई बार अंकल के शॉप में कंपनी वाले भी आते होंगे, चाय पानी का भी कुछ खर्चा लगता ही होगा, चीजों का कई खर्चा लगता होगा। क्या लगता है ये खर्चे पीएल अकाउंट में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, ये पर्सनल है। अबे काहे का बिजनेस, तू किसी को समोसा खिला, ये बिजनेस है? वाह, समोसा नहीं खिलाएगा तो बिजनेस नहीं होगा, ये पर्सनल होता है सर। पर क्या लगता है लोग डालते हैं कि नहीं? डालते हैं ना सर, इधर उधर एडजस्ट करके डालते हैं। अब जैसे मान ले इसके पापा का बिजनेस अच्छा चल रहा है, मस्त अंकल अच्छा अर्न कर रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि अंकल ज्यादा अर्न कर रहे हैं, अब ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो अंकल को डर लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा तो टैक्स ज्यादा। अंकल ये आंटी को मैनेजर बना दिए, जबकि आंटी दुकान में ही नहीं जा रही है, आंटी हाउस वाइफ है। तो प्रैक्टिकली अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। इनकम टैक्स ऑफिसर बोला आंटी आती है दुकान में, बोले हाँ। तो हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर गया आंटी के पास, बोले आप दुकान जाते हो? बोले घर से ही नहीं निकली आज तक। ले हो गया मजाक। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, सर आप कोई खर्चा डाल रहे हो जिसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, कैसे, क्यों, किस लिए? इसीलिए इसीलिए इनकम टैक्स बोलता है आपका अकाउंट्स निहायत ही बकवास है, क्योंकि आप लोग उसमें सस्पेंस अकाउंट खोलते हो। यहाँ खोल के दिखाओ सस्पेंस, यहाँ आपको इनकम टैक्स सस्पेंस कर देगा। साले सस्पेंस क्या होता है? या तो खर्चा होता है, और अगर एक बात आप सोच के देखो कितना अजीब साउंड करता है, मैं खर्चा किया और मेरे को ही नहीं पता खर्चा काय का है। आप सोच के देखो, आप घर में जाके आज एक काम करना, बोल के आना कि मैं आज कोचिंग गया था पढ़ने। घर वाले बोले अच्छा ठीक है, क्या पढ़ा? वो नहीं पता। कोचिंग गया था पढ़ने, बोले जो क्लास चल रही थी वो 3 इडियट देख के घुस गया अंदर, मारेंगे घर वाले 2 झापड़। इसीलिए इनकम टैक्स में सस्पेंस वर्ड होता ही नहीं है, आपके अकाउंट्स में होता है सस्पेंस वर्ड, यहाँ नहीं होता। यहाँ अगर आप सस्पेंस किए ना तो ये सस्पेंस बना देते हैं, फिर ये बोलते हैं बैठो, तेरा सस्पेंस हमारा सस्पेंस, तुझे नहीं पता तो हमें तो वैसे भी नहीं पता है। अनएक्सप्लेन्ड, तेरे को नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? हर बात समझ, अगर मैं खर्चा किया हूं, मुझे नहीं पता है मैं क्या खर्चा किया हूं, तो उसको क्या पता होगा मैं क्या खर्चा किया हूं? अनएक्सप्लेन्ड। सरकार बोली बैठो फिर, 78% है। हरी बात समझ, बैठा दिमाग में? अरे क्लियर हुआ ये? अगला देखो, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। अब ये क्या होता है समझो सर, ये ना आपके पापा लोग के जमाने की कहानी है, आप लोग तक ये सब बंद हो चुका है, अब इलीगल है सर। अब आप लोग हुंडी में काम नहीं कर सकते। आप लोग के पापा लोग किए हुए, जिनके भी पापा बिजनेस किए वो हुंडी में काम किए, जैसे मेरे पापा किए हुंडी में काम। पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे क्या होता था, मान लो किसी को पैसे की जरूरत है या पैसा देना रहता था,
तो हुंडी बनाते थे, एक बिल बनाते थे और बिल बना के सामने वाले को पैसे देते थे। आज ये नहीं होता, आज ये इल्लीगल है, आज बैन है क्योंकि आरबीआई ने बैन कर चुका है। बट उस टाइम पे ऐसा होता था। तो पहले के लोग क्या करते थे, किसी भी फर्जी नाम से बिल बना देते थे कि हमने इसको इतना पैसा दिया, इसको इतना दिया, इसको इतना दिया। सरकार बोलती थी ठीक है, बना तो दिए। अब कल के दिन इन लोग क्या करते थे, ये लोग जानबूझ के इसलिए ऐसा बनाते थे क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा होता था। लोन दिखा दिए, अब इन्हीं लोगों से लोन का पैसा मिला, तो बाद में जब ये इनके पास जो पैसा रहता था, दिखा देते थे कि ये देखो, हमने लोन दिया था वही वाला पैसा मिला है। सरकार बोली अब ये अलाउड नहीं है, अब ये अलाउड नहीं है, अब ये अलाउड ही नहीं है, बंद हो चुका है सर, टोटल बंद हो गया है। अब आप हुंडी मार्केट में सुनोगे ही नहीं। हाँ, बट आपको समझना हो तो मैं ज़रूर बोलूँगा आप अपने पेरेंट्स से बात करना, क्योंकि उनके ज़माने में प्रैक्टिकल था, हमारे ज़माने में नहीं होता ये। हमारे ज़माने में प्यार से इसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। प्यार से हम इसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, जो कि लीगली होता है, नोटराइज्ड होता है। हुंडी उस टाइम नोटराइज़ नहीं होता था, लीगल नहीं था, इसलिए इसको बंद कर दिया। समझ आया? प्रैक्टिकली अभी ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। अब इस पॉइंट का रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि हुंडी में काम बंद हो चुका है सर। समझ आया? अब सरकार ने बोला जितने भी आप ऊपर पॉइंट पढ़ के आए हो, जिस साल आप पकड़ाओगे, उस साल आप चोर हो। मैं बोला वाह! मैं तो 2000 में चोरी किया था, अभी तो 2024 चल रहा है। सरकार बोली 24 में तू चोर कहलाएगा और आज ही क्या टैक्स लेंगे हम तेरे से। तो एक बात याद रखना, आप कभी ये मत सोचना कि हम एक बार चोरी कर लिए, 10-15 साल निकल गए, गवर्नमेंट भूल गई, अंधाधुंधी रोड में नाचे। जिस दिन सरकार को पकड़ाओगे ना आप, वो 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, 100 साल पुराना हो, सरकार नहीं छोड़ेगी सर। जिस साल पकड़ाओगे उस साल टैक्स ले जाएगी। तो लगना मत सरकार से। इसीलिए कोई इनकम टैक्स चोरी करके नाचता हुआ नहीं दिखता आपको रोड में। दिखाओ मेरे को कोई नाचता हुआ। दिखा दो, एक जन से मिलवा दो जो इनकम टैक्स चोरी करके मीडिया के सामने आके सीने तान के बोलता है कि हाँ इनकम टैक्स चोरी किया, लाओ कुछ करके दिखाओ। मिलवा दो एक आध से, जिगरा है तो। कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पावर है, वो जब चाहेगी तब घुसेगी और कवर कर लेगी सब। इसलिए इनसे कोई नहीं लगता। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? तो वो जो अभी स्टैंड अप में, सॉरी, इंडियाज गॉट टैलेंट में पकड़ा है ना, अभी तो इन लोग वल्गर कमेंट के लिए पकड़ा है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ घुसा है? रुको तो सही, रुको तो सही, ये भी डिपार्टमेंट घुसेगा अभी। जीएसटी डिपार्टमेंट भी बीच में आएगा। जीएसटी वाला बोलेगा सर आप सर्विस दे रहे थे पॉडकास्ट की, आओ बैठो, बिल दिखाओ एक एक का। अभी रुको तो सही, एक एक तरफ से पकड़ेंगे। अभी तो क्रिमिनल तरफ से घुसे, सिविल तरफ से भी घुसे का है। और अगर सही में सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पीछे पड़ गई, लोग को भूखा नंगा करके रोड पे ला देगी, छोड़ेगी नहीं सर। आप गवर्नमेंट को जानते नहीं हो, आप गवर्नमेंट को नहीं जानते हो। अगर वो अपने आई पे आ गई तो, नहीं दिमाग लगाएंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। देखो, नहीं लगाएंगे दिमाग तो कुछ नहीं होगा। और अगर अपने आई पे आ गए, इसको सेंट्रल इशू ही रहने दिया, और सेंट्रल इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया इसका, जो कि अभी तो फिलहाल है, तो छोड़ेगी नहीं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आप देखो, तो बहुत बवाल चल रहा है। आपको पता है कि नहीं, पूरे न्यूज़, सॉरी, पूरे ये जो बॉलीवुड है, पूरे बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर्स जो भी है, और जो भी छोटे-मोटे या जो भी एक्टर्स होंगे, सबको क्रिस्टल क्लियर बैन किया गया है कि एक जन भी अगर इसके पॉडकास्ट में गया या एक जन भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे गया, तो ही विल बी बैंड फ्रॉम द बॉलीवुड। कोई अपना करियर खत्म नहीं करने जाएगा। इसीलिए तो कल न्यूज़ आई थी कि बी प्राक कैंसल कर दिया, उनके पॉडकास्ट में जाने वाला था जो कैंसल कर दिया। क्यों? बी प्राक क्यों अपना करियर खत्म करेगा भाई? वो क्या पागल है जो अपना करियर खत्म करे? बेवकूफ थोड़ी के सर, उसको तो आगे भी सिंगिंग करना ही है, उसका तो काम ही बॉलीवुड से चलना है। वो क्यों बंद करेगा अपना करियर? ये तो अभी अंगड़ाई है। अभी जबकि गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट घुसा नहीं है बीच में इसमें। अभी तो सिर्फ क्रिमिनल और ये ऊपर-ऊपर की चीजें चल रही है। एक बार टैक्स डिपार्टमेंट घुसने दो, फिर देखो इन लोगों को कैसे सपेटे में लेता है। तेरे को क्या लगता है उसका सीए इज्जत से ईमानदारी से टैक्स दे रहा होगा?
बिल्कुल बचा रहा है। और एक बात याद रखना, जिस दिन उसके सीए पे बात आई समय रैना के, तो उसका सीए हाथ खड़ा कर देगा। उसका सीए सीधा बोलेगा, जैसा इसने मेरे को बताया मैंने उसके हिसाब से एंट्री की, मेरे को नहीं पता ये चोर है, ये मेरे को बताया नहीं। सीए हाथ खड़ा करेगा, रातों रात निकल जाएगा। जब सीए सत्यम कंपनी को नहीं छोड़ा, 7,000 करोड़ के लिए नहीं छोड़ा, तो ये तो चिल्लर चपाटा आदमी है। कितनी औकात होगी समय रैना की? 100 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 200 करोड़, इससे ज्यादा औकात नहीं उस आदमी की, इससे ज्यादा तो नहीं है। अभी उसका कंसर्ट कैंसिल हो गया। अभी तो देख तो सही, चालू हुई ये कहानी। ये सबको समझ आया? क्लियर हुई कहानी? बैठा दिमाग में? तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल हम पैसे कमाते हैं। असेसमेंट ईयर क्या होता है? टैक्स पे करते हैं। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल हम पैसे कमाते हैं। असेसमेंट ईयर टैक्स पे करते हैं। अब होता क्या है नॉर्मल केस में, यही है सर कि वर्तमान सर अभी प्रीवियस ईयर 24-25 चल रहा है, कमाएंगे। असेसमेंट ईयर 25-26 में टैक्स पे करेंगे। पर सरकार बोलती है इसके 5 एक्सेप्शन है। मैं बोला मतलब? बोले 5 ऐसे लोग हैं जिनको हम बोलते हैं हम तुम्हारे लिए असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेंगे। बोला मतलब? आज और अभी के अभी टैक्स दे, आज और अभी के अब भी टैक्स दे। मतलब क्यों? ये लोग क्या बिगाड़े? बोले तेरे को पता चलेगा, नाम पड़ेगा तो तेरे को समझ आएगा। सबसे पहला देख, पर्सन लिविंग इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है। सरकार बोली टाटा मत आना, वैसे भी बहुत आबादी है, जा, पर जाते जाते टैक्स दे के जा, दोबारा मत ही आना, हम बुला भी नहीं रहे, बहुत आबादी है, बहुत आबादी है। वैसे भी तुम लोग को कनाडा से लात मार रहे तो तुम इंडिया में ही आ रहे हो, यूएस लात मारा, इंडिया में ही आ रहे हो वापस, आओ ही मत, बताओ। पर एक बार इंडिया छोड़ के जा रहे हो तो पैसा दे के जाओ। इनके लिए असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेंगे। और आप मेरे को एक बात बताओ, आपको लगता है ये आदमी जो इंडिया छोड़ के जा रहा है दोबारा आएगा असेसमेंट ईयर में टैक्स देने? कभी नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं। एक स्टूडेंट बोला सर सर एक बात है, कैसे पता चलता है कोई आदमी इंडिया परमानेंटली छोड़ के जा रहा है? आप लोग वीजा के लिए अप्लाई करेंगे सर, जिस कंट्री में जाएंगे, तो वीजा लेते टाइम आपको बताना पड़ेगा सर। आपको पता है कि नहीं, हमें वीजा लेते टाइम बताना पड़ता है, रीजन क्या है? आप ये थोड़ी बोल सकते हो वीजा लेते टाइम आज मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, बोले कैसे, बस उड़ा दूंगा सिंगापुर को। आपको लगता है वो वीजा दे देगा? सीरियसली? तो सर वीजा देने वाला डिपार्टमेंट को आपको रीजन बताना पड़ता है। आप जैसे ही बोलेंगे ना सर इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, तो वो बोलेगा सर सबसे पहले अपने टैक्स ड्यूज क्लियर करिए तभी आपको जाने देंगे। आप पहले जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेके आइए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी, उसके बाद वीजा मिलेगा, फिर आप जाएंगे। आपको क्या लगता है वीजा मजाक थोड़ी कि अगर आप इंडिया छोड़ के जाओगे तो? अब आप डंकी मूवी देख के सोचोगे कि इलीगल तरीके से भाग जाओगे तो वो अलग है सर, वो अलग मैटर है। मैं लीगल की बात कर रहा हूँ। आ रही बात समझ? समझ आया? अरे समझ आया ना? दूसरा, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। होली आ रही है, होली में इवेंट्स होते हैं कि नहीं? ये सभी को पता होगा, थोड़े बहुत तो जानकारी होगी, इवेंट्स होते हैं। तो ये इवेंट करवाने वाले कुछ इवेंट मैनेजमेंट लोग होते हैं, जिन लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन लोग सब इवेंट्स करवाते हैं। होली का इवेंट सर मैक्सिमम जनरली 2 या 3 दिन का ही होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता, 2-3 दिन का इवेंट करवाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, पैसे लेते हैं, इवेंट्स के टिकट्स वगैरह के पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। अब आप एक बात बताओ, ये जो इवेंट करवाए, इनसे अगर इवेंट करवाने के बाद उस टाइम पैसा ना लिया जाए तो आपको लगता है हम इनको साल भर ढूंढ पाएंगे? ये लोग कहाँ चले गए? ढूंढ ही नहीं पाओगे सर। आप ढूंढ के दिखाओ मेरे को। सबको पता है ये 2 ही दिन है होली के इवेंट के टाइम पे, अभी नहीं पकड़े तो ये लोग पकड़ाएंगे भी नहीं सर। सरकार बोलती है पैसा दे दो, के बाद जहां जाना है जाओ। इवेंट इनके लिए असेसमेंट ईयर तक नहीं रुकते, मतलब भी नहीं है रुकने का। क्या भरोसा अगले साल इवेंट ना कराए तो? क्या भरोसा अगले साल तक ये जितने लोग इवेंट करा रहे थे सब मर गए तो? सरकार बोली भैया हमारा टैक्स है, उसके बाद सामने ट्रेन के कुछ जा, हमें कोई मतलब नहीं है, बट तू टैक्स दे दे, इसी बार टैक्स दे। समझ आ रहा है? और आजकल तो इवेंट की कहानी कम नहीं है, आजकल तो दिन पे दिन इवेंट बढ़ते जा रहे हैं। होली का भी इवेंट होगा, आप देख लेना। आपको पता है वैलेंटाइन का भी इवेंट था,
नहीं, आप लोग को नहीं पता है, मेरे को पता है। हाँ, मैं तो बोला मेरे पास तो वैलेंटाइन है, मैं तो मना रहा था। तो मैं तो हाँ, थैंक यू सर। तो मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरे को तो पता है, वैलेंटाइन का इवेंट था। अभी सामने होली का इवेंट है, फिर अप्रैल फूल का इवेंट होगा। 1 अप्रैल पता है कि नहीं? 1 अप्रैल अप्रैल फूल पता है ना, बचपन में सीखे थे। हाँ, तुमको नहीं पता? लास्ट ईयर भी हुआ था। कैसे हो यार? बहुत इवेंट्स होते हैं, बहुत इवेंट्स होते हैं, आपको पता ही कितने चलते हैं। आप लोग को जनरली वो पता चलते हैं, कंसर्ट्स पता चलते हैं या स्टैंड अप्स कोई आता है तो पता चलता है। आपको पता है? चलो मैं आपको बता रहा हूँ, लड़के लोग तो छोड़ो, बची नहीं इज्जत। मैं नहीं, ऐसा सीए इंस्टीट्यूट बोलिए। कैसे बता रहा हूँ, लड़की लोग के लिए 3 डेज डीजे पार्टी इवेंट हो रहा है, गर्ल्स के लिए स्पेशली आईसीआई करा रहा है। बोलो तो मेरे पास मैसेज है, बेबीलोन में। देखना पड़ेगा, अब मैं क्यों देखूं? गर्ल्स का था ना, तो मैं इतना क्यों देखूं? मेरे को पता चला, मैं इग्नोर मार दिया, लिखा हुआ है ओनली फॉर फीमेल्स, छोड़, खत्म। अपन क्या करेंगे देख के? नहीं 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 नहीं, गर्ल्स जो सीए कर रही है, परस्यू कर रही है, या जो सीए बन चुकी है, बट ओनली गर्ल्स। हाँ, भेदभाव चारों ले ठीक है, कुछ नहीं कर सकते सर, भेदभाव भेदभाव बोल लो। तो बहुत इवेंट्स होते हैं, आपको क्या लग रहा है मजाक है आजकल इवेंट्स? लंगर में होते हैं इवेंट्स, कितने आप जानते हो? कितने आप और मैं जान पाते हैं? बहुत तो मैं भी नहीं जान पाता हूँ जो होते हैं इवेंट्स। तो ये लोगों को कब पकड़ोगे सर? ये लोग असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेंगे सर, ये भाग जाएंगे सर असेसमेंट ईयर तक। तो सरकार बोलती है आज अभी तू टैक्स दे, फिर तेरे को जहां जाना है जा, हमें कोई मतलब नहीं है तेरे से। समझ आया? क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? अगला, ऐसा कोई आदमी जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है टैक्स बचाने के लिए। करते हैं लोग, बहुत करते हैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर। लोग अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं, अपने नौकर के नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हैं। सुने हो ये सब कहानियां? अरे पुरानी मूवी वूवी नहीं देखते थे क्या यार? अरे नहीं सुने हो? हाँ, बच्चे वाला तो सबसे ज्यादा कॉमन है कि बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी करते हैं। देख, भाई तेरे को इतना भी वैलेंटाइन नहीं मनाना था कि बच्चे ट्रांसफर पे उतर जाए तू। ठीक है सर, बच्चे, मैं शुरू से क्लियर बोला था बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी, मैंने कभी बोला ही नहीं बच्चे ट्रांसफर। भाई तू मेरी क्लास के पहले जो भी फूक रहा है छोड़ दे भाई, टैक्स में बहुत हिल जाएगा ऐसे में। ठीक है, तो सर बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की जा रही है, बच्चों को करे जाते हैं, या नौकरों के नाम पे की जा रही है, या किसी ऐसे थर्ड पर्सन के नाम पे करी जा रही है जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब करते हैं लोग, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं टैक्स बचाने के लिए। मैं आपको आगे एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वहां पर हम ये सीखेंगे कि एक आदमी 2 घर खरीद सकता है अपने नाम से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2 से ज्यादा खरीदे तो टैक्स लगता है। तो मान लो वर्धमान सर पढ़ेंगे सर, मैं अभी आपको सिखाया नहीं ये प्रोविजन, आईएचपी में सीखेंगे सर। मान लो वर्धमान सर को तीसरा घर लेना है, भयानक पैसा, तीसरा घर लेना है, कैसे करें? तो मैंने एक, किसी और की वाइफ है मेरी, मैं अपने मैं अपनी एक प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। सरकार बोली ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, प्रेम प्यार मोहब्बत बढ़ता है इससे। पर सरकार बोली इतनी मोहब्बत जो है ना उसके पहले टैक्स दे दे, फिर जो मोहब्बत निपटाना है ना सब निपटा, पहले तू टैक्स दे दे। बोला टैक्स किस बात का? बोले प्रॉपर्टी तेरी थी, तू वाइफ से पैसा लिया। मैं बोला आप लेके दिखाओ। मैं तो ट्राई नहीं मार रहा, मेरे को तो उस घर जाना है वापस, आप लेके दिखा दो, आपको लगता है अगर मिल जाएगा तो। सरकार बोली जब तुझे नहीं मिलेगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मैं बोला वही तो बोल रहा हूँ। बोले वो सब हमें नहीं पता, हम तेरे से तो टैक्स लेंगे, तू उधर निपट लेते को जो करना है। समझ आ रहा है? लोग करते हैं सब, हम पढ़ेंगे ये सब टैक्स के प्रोविजंस है। इसीलिए बोल रहा हूँ पहला चैप्टर थोड़ा सा थ्योरी है, इसके बाद जो आप पढ़ोगे क्रिस्टल क्लियर प्रैक्टिकल है, आपके आजू बाजू होती हुई चीज है। ये थोड़ा सा पहला चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का है। आया समझ? अरे ये बात समझ आई? अगला, एक आदमी दुकान का शटर बंद करके भाग रहा है। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता किसी का धंधा बंद हो जाए?
मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग इनके धंधे बंद हो रहे हैं और इनमें सबसे पहला टॉप रेटेड होते हैं कैफेज। कब कौन सा किस गली में कौन सा कैफे खुलता है और बंद होता है पता भी नहीं चलता आजकल तो। 1 साल पहले अपन घूमे, अरे ये कैफे कहाँ है, खत्म। अगले साल तक आए वहां जूस सेंटर खुल गया, अरे कहाँ गया, खत्म। इतना तेजी से कैफे बंद होते हैं सर, बहुत तेजी से। रायपुर में तो ये ट्रेंड है सर। रायपुर में जो सबसे तेजी से चल रहे हैं वो ठेले वाले ही चल रहे हैं, वो बंद नहीं हो रहे हैं। कैफेज तो एक बार बंद भी हो रहे हैं, इधर उधर भी हो रहे हैं, ठेले बंद नहीं हो रहे हैं, ठेले वाले एंजॉय कर रहे हैं। क्या लगता है ठेले वाले टैक्स दे रहे नहीं दे रहे? पर पता है आपको ठेले वालों की फटी पड़ी है। हाँ, है ना, बहुत ठेले हटा है। अरे बहुत ज्यादा भीड़ कर रहे हैं ना शाम को ये एरिया में बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रही है। अब दिक्कत कब हुई, जब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई और एक दिन मैटर इस हद तक पहुंचा कि एम्बुलेंस को जगह नहीं मिल रही है जाने की। हॉस्पिटल सब इधर ही है, रामकृष्ण नारायण सब हॉस्पिटल बड़े बड़े इधर ही है। तो अगर आप एम्बुलेंस को जाने नहीं दोगे तो फिर होगा क्या, किसको जाने दोगे फिर? और हुआ ये, देखो बाइक वाले रोड ब्लॉक नहीं कर पाते, कार 2-3 खड़ी हो जाए तो रोड ब्लॉक हो जाती है। तो हुआ ये कि शुरू में थोड़ा दूर तक बाइक थी, उसके आगे कार खड़ी हो गई। तो अब एम्बुलेंस वाला एम्बुलेंस बंद करके नीचे उतर के लड़ेगा तो नहीं कि कार हटा करके। बहुत मैटर हुआ था, उसके बाद ही तो यहाँ पर इन लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए कि ठेले वाले, बहुत सारे ठेले को हटाए। बहुत बहुत चीजें हुई यहाँ पर, बहुत चीजें हुई यहाँ पर। क्या लगता है ठेले वाले टैक्स दे रहे, फिर भी इनकी फटी पड़ी है, क्यों? 40 लाख। सर आपको पता है जितने भी ठेले वालों के पास जाओगे उनके पास स्कैनर होता है, पेटीएम फोन पे का एक स्कैनर डला हुआ है, इनकी भी फटी पड़ी है। आपको मैं पढ़ाऊंगा, हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। अगर किसी के अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा आया, 10 लाख तक तो कुछ नहीं बोल रहे, बट 10 लाख से ज्यादा आया तो ही नीड टू प्रूव हीज और हर इनकम कहाँ से है। आप प्रूव कर दो, सरकार कुछ नहीं बोलेगी। जैसे अभी मेरे अकाउंट में अगर 10 लाख आएगा तो सरकार कुछ नहीं बोलेगी, मैं जेन्युइनली 1 नंबर पे सैलरी लेता हूँ, मेरे को कुछ नहीं बोलेगी सरकार। और ये ठेले वाला बाप जन्म में रिटर्न ही नहीं डाल रहा है, तो अचानक से 10 लाख कहाँ से आ रहा है इसके पास? सरकार बोलेगी ठीक है, या तो तू बता दे 10 लाख कहाँ से, या तो हम इस 10 लाख पे 30% टैक्स काट देंगे। और 30 क्या, 78 अगर अनडिस्क्लोज रहा तो। वो आदमी बोल देता नहीं नहीं मैं ठेला चला रहा हूँ उससे इनकम, तो बोले 30%। अरे समझ, ये डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर कोई बिजनेस बंद कर रहा है सर, तो सरकार बोलती है भैया तेरे लिए असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेंगे। आप समझो ना, हम फॉर्ड वाले के लिए क्यों वेट करेंगे? फॉर्ड वाला तो साल के बीच में इंडिया छोड़ के भगा ना। सरकार बोली है भैया हम इससे रोके, आप सोचो फॉर्ड जितनी बड़ी कंपनी है, आप उससे अगर टैक्स के लिए रुक गए तो उससे टैक्स तो कितना मिलने वाला होगा। तो अगर आप असेसमेंट ईयर तक रुकोगे तो फोर्ड तो गया, और एक बार यूएस चले गया वो वापस इंडिया थोड़ी का आएगा टैक्स पे करने के लिए। समझ आ रहा है, बैठा दिमाग में? ये 4 समझ आए। एक और है, फर्स्ट पॉइंट जो हम छोड़े थे, शिपिंग बिजनेस बाय नॉन रेसिडेंट। अब ये क्या होता है ध्यान से सुनना। सर यूएस की कोई शिप है और वो इंडिया सामान लेके आ रही है, आईफोन ही लेके आ रही है, समझ लो, ला सकती है ना, पाप तो नहीं है। मैंने ऑर्डर किया था एप्पल वाले को, मेरे को 10 लाख आईफोन चाहिए, तो उसने बोला ठीक है सर 10 लाख आईफोन भेज देता हूँ शिप से। अब यूएस की शिप लेके आ रही है आईफोन, अब वो भाड़ा किससे लेगी, मेरे से लेगी कि एप्पल से लेगी? अपन से लेगी, जो मंगाया है उससे लेगी। तो प्रैक्टिकली उस शिपिंग कंपनी का जो इनकम हुआ वो कहाँ से हुआ? इंडिया से। अब एक बात समझो, अगर इस शिपिंग कंपनी को एक बार आप जाने दे दिया, आपको क्या लगता है ये दोबारा इंडिया आएगा वापस और फिर जो भाड़ा मिला है उसकी जो इनकम हुई है उस पर टैक्स पे करेगा? अबे भरोसा भी नहीं है दोबारा वो शिपिंग वाला आएगा कि नहीं आएगा। एक बार आता है, 1.5 से 2 महीना लगता है आने में, 1.5 से 2 महीना वापस जाने में। अब जरूरी नहीं है यही शिप वाला वापस इंडिया है, हो सकता है ये शिप वाला मान लो कल के दिन चाइना निकल गया, दूसरी कंट्रीज निकल गया, आए ही नहीं इस साल, अगले साल नहीं आए, क्या कर लोगे आप? इसीलिए कस्टम डिपार्टमेंट जो होता है, वहां पर जो कस्टम डिपार्टमेंट बैठता है, वो शिप को बोलता है सुन,
तेरे को इंडिया से बाहर तभी निकलने दूंगा जब पहले तू इनकम टैक्स देगा। तू इनकम टैक्स दे तभी तेरी शिप यहाँ से बाहर निकल सकती है। तू अगर टैक्स नहीं देगा तेरे को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देगा। है समझ? छोड़ते नहीं हम इनको। और सर शिप से तो इतने करोड़ों के गुड्स आते हैं। आपको क्या लगता है इनका भाड़ा कम होता है? गलत फहमी में मत जीना। एक कंटेनर में 16 टन माल आता है। एक टन 1000 किलो होता है। मतलब एक कंटेनर में 16,000 किलो होता है, 16,000 केजीज। और एक शिप में 1000 कंटेनर्स आते हैं। कर लेना घर बैठ के कैलकुलेट। कर लेना घर बैठ के कैलकुलेट। और मैं तो मान रहा हूँ 1 किलो माल, 1 किलो माल सोचो कितने का होता होगा। डिपेंड करता है। अब आईफोन जैसा कुछ मंगा रहे होगे तो बहुत फर्क पड़ता है सर। कितने का फ्रेट होता है आप सोच भी नहीं सकते। करोड़ों पे जाता है ये फ्रेट्स। तो इनसे टैक्स कैसे छोड़ देंगे? आप पैसा कहाँ से कमा रहे हो? इंडिया से ना। ऐसे कैसे छोड़ देंगे आपको? सरकार इनको बोलती है पहले टैक्स दे फिर तू जा, देखो जहां जाना जा। समझ आया? सरकार इनको बोलती है सुनो, आप 7.5% ऑफ फ्रेट दे सकते हो। ये बोला मतलब? बोले कितना भाड़ा मिला तुम्हें? शिप वाला बोला, एक एग्जांपल ले रहे। शिप वाला बोला भैया मेरे को 1 लाख रुपए भाड़ा मिला है। सरकार बोली 1 लाख इंटू 7.5%, 7500 तुम्हारी इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स। अभी तो अपन फिगर बहुत छोटा लिए ना, करोड़ों में लूंगा तो ये बहुत बड़ी फिगर जाएगी। समझ आया? समझ आया पहला तरीका। दूसरा, इन्होंने बोला सर अगर आप चाहो तो आप फॉरेन कंपनी जैसे भी टैक्सेबल हो सकते हो। इंडिया में फॉरेन कंपनी में टैक्स लगता है सर 40%, जो कि अब ऑप्शन में 35% हो गया। हम पहले फॉरेन कंपनी से 40% टैक्स लेते थे। मतलब हम डोमिनोज, पिज्जा हट, केएफसी, मैकडी, जितने आप जानते हो यार, लेवाइस, स्पाइकर नहीं, स्पाइकर इंडिया का है, लेवाइस और जितने भी आप जानते हो, शॉपर स्टॉप और वो कॉफी पी, स्टारबक्स, 40%, अब 35%। 35% हम टैक्स लेते हैं और इंडिया की कंपनी से 25। हम भी लूट रहे हैं इनको। अरे समझ, आप सोचो हम इनको ज्यादा लूट रहे हैं फिर भी ये लोग इंडिया छोड़ के नहीं जा रहे हैं। आपको लगता है डोमिनोज कभी इंडिया छोड़ के जाएगा? सीरियसली ना। डोमिनोज को भी पता है यूएस की आबादी सिर्फ 35 करोड़ है। वहां के लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, इतना पिज्जा नहीं खाते हैं। इंडिया में हेल्थ वेल्थ भाड़ में जाए, हॉस्पिटल में ऑर्डर कर देते डोमिनोज का पिज्जा। कल मैं एक जन का देखा महाकुंभ में, भाई ने जोमेटो ऑर्डर किया था, वहां पर लंगर में बैठ के खा रहा, उसमें जोमेटो ऑर्डर किया। क्या वायरल हुई है वो क्लिप? देखेगी नहीं तुम लोग? नहीं देखे क्या? और डेजर्ट ऑर्डर किया था उसने जोमेटो में। सब लोग छोड़ छाड़ के, खाना छोड़ के सब उसको देख रहे हैं कि पहले ही वो महाकुंभ के लंगर में बैठा है। मतलब अपन प्रसाद मानते हैं भगवान का वहां पर, उस प्रसाद असाद सब साइड, अपन पहले जोमेटो करेंगे। आया था बकायदा, जोमेटो वाला आया है भाई देने उसको। तो सोच के देख। मैं तो ये सोच रहा था उस भीड़ में उसने ट्रैक कैसे किया होगा उस आदमी को। क्या खतरनाक ट्रैकिंग हुई होगी, क्योंकि वहां बहुत भीड़ है ना, बहुत ज्यादा भीड़ है, अति में भीड़ है। वैसे हम लोग भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ऐसा तो मैंने भी, हम लोग भी किया है। ये अपना मरीन ड्राइव वाला डोमिनोज है ना, अरे है ना मरीन ड्राइव में सामने डोमिनोज। अब कई बार क्या होता था, हम लोग शुरू शुरू में, जब बहुत पहले मरीन ड्राइव अच्छा होता था और वहां छपरी लोग नहीं आते थे, तो हम लोग शुरू शुरू में मरीन ड्राइव में बैठते थे। अब एकदम बेकार एनवायरनमेंट है, अब या तो निब्बा निब्बी दिखते हैं या तो उस टाइप के लोग दिखते हैं। तो हम लोग वहां पर पहले बैठते थे। तो वहां बैठते थे ना, तो कई बार क्या होता था, रोड क्रॉस करके भी डोमिनोज जाने में आलस आती थी। यहाँ से ऑर्डर कर रहे डोमिनोज वाले को, ठीक है, और वो बकायदा बेचारा डिलीवर करने आता था। और आता था तो पूछता था भैया सामने ही तो था, आ जाते। बोले भैया यहाँ से वहां तक क्रॉस करने का किसी का मन नहीं था, कोई नहीं जा रहा था उठ के भैया। तो बेचारा आता था बकायदा। और पहले तो वो मरीन ड्राइव में गोल गोल घूमता था, क्योंकि अगर आप मूव कर रहे हो तो आपका ट्रैकिंग में मूव करेगा ना।
हम लोग भी ऐसे कई मजे लिए। आया समझ? तो ये 5 एक्सेप्शन है सर। ये 5 लोग हैं जिनको सरकार बोलती है भैया तू बैठ। प्रीवियस ईयर हम तेरे लिए असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेंगे। तू आज के आज टैक्स दे, इसके बाद दोबारा आना है आना, नहीं आना है मत आना, मर जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टैक्स तो आज के आज दे दे। समझ आई बातें? बैठा दिमाग में? इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।